गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज़ में आज हम 3 जुलाई पे पहुंच चुके हैं और पूरी 3 जुलाई के करंट अफेयर्स जो है हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 एंड एज यूजुअल जो करंट अफेयर्स का एक मॉक टेस्ट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं और एमसीक्यूज़ को कुछ क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, बट अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो जो आपके चांसेस होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के वो कम हो जाते हैं। तो आप चाहें तो नेटमो की एप्लीकेशन के ऊपर वो एमसीक्यूज़ जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम हमारी सेम रहती है, तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8 से 10 एमसीक्यूज़, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है सबसे अच्छा माना जाता है। 8 से 10 एमसीक्यूज़ आप ठीक कर पाते हैं तो इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 6 से 7 एमसीक्यूज़ गुड परफॉर्मेंस मानी जाती है। यहाँ पे मोर देन इक्वल टू 60% आप स्कोर करते हैं, जो कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक अच्छा स्कोर है। यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मेंस में आपको बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिकॉज मोर देन इक्वल टू 60% में आपको मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। 45 एमसीक्यूज़ में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा आप और मत करिएगा। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज़ में चांसेस ना के बराबर होते हैं, तो ये आपका डेंजर जोन होता है जिससे ऊपर आके आपको सेफ जोन में आना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो REDD प्लस के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट REDD प्लस। REDD प्लस के बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। REDD प्लस की यहाँ पे फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और प्लस साइन का भी एक अपना मतलब है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। केन्या हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रिजल्ट्स फॉर REDD प्लस। तो केन्या जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसने REDD प्लस के जो रिजल्ट्स हैं उसको सबमिट किया है। हो सकता है REDD प्लस इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय ग्रीन पीस इन 2005। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो पूरा अपरेटस है, इसे ग्रीन पीस ने 2005 में डेवलप किया था। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो REDD प्लस के बारे में जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी न्यूज़ में था रिसेंटली युगांडा ने अपने जो REDD प्लस के यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गई है अफ्रीका की जिसने REDD प्लस के अपने रिजल्ट्स को सबमिट किया। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। REDD प्लस का अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें कि ये डेवलप किसने किया, सो इट इज़ डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2005 में। तो इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय ग्रीन पीस, इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि युगांडा हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रिजल्ट्स फॉर REDD प्लस। ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब क्या है, प्लस इन REDD प्लस लेज आउट वेरियस वेज जिसमें कंट्रीज़ जो है वो 3 एक्टिविटीज़ को अपने डिफाइन कर सकती है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? पहली है कंजर्वेशन, सेकेंड है सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट, थर्ड है एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे डी है। चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। बेसिकली फेजेस जो है REDD प्लस के पहला फेज होता है जिसमें रेडीनेस होती है, सेकंड में इंप्लीमेंटेशन होती है, थर्ड में पेमेंट फॉर द रिजल्ट्स। ये भी आप लिख सकते हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ है आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज़ में था, क्यों था उसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में 3 स्टेटमेंट से पहली कहती है इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1989 एंड इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी। तो 1989 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, उत्तरकाशी में लोकेट करता है। गोमुख एट गंगोत्री ग्लेशियर द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज लोकेटेड इनसाइड द पार्क। तो गोमुख जो है वो इसी पार्क के अंदर लोकेट करता है। द पार्क एरिया फॉर्म्स अ वाइबल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो पार्क है, ये एरिया जो पार्क का एरिया है, ये बेसिकली एक वाइबल कॉन्टिन्यूटी है किस किस के बीच में, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली न्यूज़ में था कि उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है उसने परमिट किया, एक प्रपोजल किया गया था। उसमें प्रपोजल में क्या था कि गंगोत्री नेशनल पार्क की जो कुछ रीजन है वो दिया जाएगा रोड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये परमिशन मिल गई है, ये परमिट हो चुका है। इसी वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज़ में था। 1989 में इसको बनाया गया था। स्टैब्लिश कहाँ करता है? उत्तरकाशी में। जो गोमुख है एट गंगोत्री ग्लेशियर वो भी इसके अंदर लोकेट करता है। और यहाँ पे बात करी जाए कि एरिया लोकेट कहाँ करता है, सो इट्स अ वाइबल कॉन्टिन्यूटी बिटवीन दोनों ही जो यहाँ पे दे रखे हैं नाम सही है, गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बात करते हैं, जिसे नमामि गंगे भी कहा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट NMCG।
NMCG क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ 5-year लोन टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वर्ल्ड बैंक ने 5 साल का यहाँ पे एक जो लोन है वो अप्रूव किया है, किसके ऊपर? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के ऊपर, NMCG के ऊपर। इट इज़ ऑपरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंदर आता है। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो कौन करेगा? NMCG ही करेगा। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या इसको अप्रूव किया है? तो 5 साल का यहाँ पे लोन जो है अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो भी NMCG खुद रहेगी, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये इस पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगी। यहाँ पे जो बेसिकली टोटल आउटले किया गया है वो है अराउंड 20,000 करोड़ का। इट्स सेंट्रली फंडेड, नॉन लैप्सेबल कॉर्पस है ये, तो लैप्स नहीं होगा ये, पैसा यूज़ हो या ना हो ध्यान रखिएगा इसको भी। बट आता किसके अंडर में? इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए, कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा ही कुछ नाम दिया जाएगा आपको और आपको लगेगा क्योंकि क्लीन गंगा है तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर हो सकता है, बट इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर विल बी बी। अब कुछ मेन पिलर्स देख लेते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, जो कि क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को फोकस किया जाएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट इसमें अंदर किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है उसको पूरा मॉनिटर किया जाएगा ताकि वो गंगा में ना जाए, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, रिवर का जो सरफेस है उसको क्लीनिंग करने में ध्यान दिया जाएगा, एफॉरेस्टेशन का कंपोनेंट भी इसके अंदर, और पब्लिक अवेयरनेस जो है, बिहेवियरल चेंज, वो तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की भी बात करी गई है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर सेक्टर इन इंडिया। आपको पता है हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं, हम इनके बारे में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, बट लेट्स सी कि आपको याद है कि नहीं है। क्या कोल एक कोर सेक्टर में आता है? इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, टेक्सटाइल। सोचिए क्या आंसर होगा। बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, अभी रिसेंटली डेटा जो है उसे रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। और 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो जो है 23.4% से कम हो गई है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया। अगर मई 2020 का डेटा देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिलीज़ किया है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 23.4% इन द कोर सेक्टर। इस वजह से ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये न्यूज़ में थे, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, इसमें जो सेक्टर्स हैं वो फर्टिलाइज़र, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट एंड स्टील। ये 8 इसके कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें से ये भी कोर सेक्टर है, ये भी कोर सेक्टर है, लेकिन टेक्सटाइल कोर सेक्टर नहीं। और पूछा था कि कौन सा कोर सेक्टर नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको नहीं बताना है कि कौन सा नहीं है, ना कि कौन सा है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी आप देख सकते हैं, कोविड-19 की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिल रहा है हमें। स्टील और सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, हालांकि फर्टिलाइजर जो है वो फिर भी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, देखेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे फिर कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है इसका जो बेस ईयर है वो 2010-11 है। आपको पता है हर इंडेक्स का कोई ना कोई बेस ईयर होता है जिसके बेसिस पे करंट ईयर का डेटा निकाला जाता है। तो IIP का जो बेस ईयर है वो 2010-11 है, हो सकता है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय NSO, क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कौन पब्लिश करता है? NSO पब्लिश करता है, ये भी हो सकता है। IIP इज एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो वॉल्यूम के अंदर, जैसे मान लीजिए X ईयर में क्या वॉल्यूम था, Y ईयर में क्या वॉल्यूम था और Z ईयर में क्या वॉल्यूम था, तो ये बेसिकली इस वॉल्यूम में क्या चेंज हो रहा है इसको दर्शाता है। कौन? IIP। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इसे कंपाइल और अगर पब्लिश करने का बात की जाए तो इसे कंपाइल और पब्लिश कौन करता है? इट इज़ कंपाइल एंड पब्लिश बाय नेशनल स्टैट्स ऑर्गेनाइजेशन, MOSPI के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है ठीक। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट की, वेरियस जो वॉल्यूम्स होती हैं प्रोडक्शन की उसके अंदर डिफरेंस को दिखाना इसका बेसिक काम होता है। तो ये जो हमने मैप बनाया था यहाँ पे ये भी ठीक है, जो फिगर बनाई थी। तो IIP का काम होता है जो वॉल्यूम्स है उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको दर्शाना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन बेस ईयर इज नॉट 2010-11, बेस ईयर इज 2011-12। अगर आपने लास्ट मंथ में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, याद होगा, तो हमने इस स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? C विल बी द आंसर, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है मिस्टर KK वेणुगोपाल
एज अटॉर्नी जनरल। इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो 1 ईयर से एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इनको वेणुगोपाल जी जो हैं, इनको 15th AG जो था अटॉर्नी जनरल 2017 में लगाया गया था। इन्होंने किसको सक्सीड किया था? मिस्टर मुकुल रोहतगी को। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 2014 से 17 था। 17 में कौन आए थे? 17 में आए थे मिस्टर के वेणुगोपाल। इसी वजह से अटॉर्नी जनरल के ऊपर न्यूज़ थी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहली स्टेटमेंट कहती है द AG ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। हो सकता है AG इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो AG अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये भी हो सकता है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ AG ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 के अंदर जो अटॉर्नी जनरल के ऑफिस हैं इसके बारे में बात करी होती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया था, मिस्टर के वेणुगोपाल का जो टेन्योर है उसे 1 साल से बढ़ाया जा रहा है, इसी वजह से न्यूज़ में था। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, भी बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करूँ तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? AG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एडवाइस करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 76 में इनके ऑफिस के बारे में बात करी गई है। आंसर हमारा हो जाएगा एक। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। बेसिकली इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? सो ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वो इनकी होती है। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। तो 10 साल के लिए या तो वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के अंदर या जज रहे हो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल के लिए। ये इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर है। पूछा गया राजा जी नेशनल पार्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली कहती है दिस एरिया इज द नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट ऑफ हैबिटेट ऑफ एशियन लायन। एशियन लायन की जो नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट है ये एरिया जो है उसका पार्ट है। सेकेंड, इट इज़ होम टू द वन गुज्जर्स इन द समर। ये जो बेसिकली रीजन है वन गुज्जर का समर में रहने वाला घर होता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इट इंक्लूड्स साल फॉरेस्ट। तो जो बेसिक फॉरेस्ट की टाइप यहाँ पे पाई जाती है उसको कहते हैं साल फॉरेस्ट। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो राजा जी नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करी जाए तो किसका हैबिटेट है ये एशियन लायन का नहीं, एशियन एलिफेंट जो है उसकी बेसिक लिमिट फॉर्म करता है, नॉर्थ वेस्टर्न लिमिट को फॉर्म करता है ये पर्टिकुलर जो रीजन है, दैट इज राजा जी नेशनल पार्क। तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। अगर बात करी जाए वन गुज्जर्स के बारे में तो बेसिकली ये जो इशू था, क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि न्यूज़पेपर में इसलिए था, देयर वाज अ क्लैश बिटवीन वन गुज्जर्स एंड उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल। तो दोनों के बीच में एक तरीके से क्लैश हुई और ये जो थी एक न्यूज़ बनी और न्यूज़पेपर में थी ये। और अगर बात करी जाए वन गुज्जर्स की तो येस, इट इज़ द होम ऑफ वन गुज्जर्स बट नॉट इन समर बट इन विंटर्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। क्या इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2015 में? यस, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 2015। तो तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे साल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम साल फॉरेस्ट यहाँ पे वेरियस अदर टाइप्स के फॉरेस्ट जैसे मिक्स फॉरेस्ट हो गए, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हो गए, रिवराइन फॉरेस्ट हो गए, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कॉगेक्स 2020 के बारे में देखते हैं। एक समिट होने वाली है कॉगेक्स 2020। पूछा गया कि ये किसके ऊपर है? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर है, रिसर्च इन ज़ूनोटिक डिसीजेस या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कॉगेक्स जो समिट है इट्स एन एनुअल समिट और ये जो समिट होने वाली है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें अराउंड 15,000 लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एनुअली होती है ये और इस बार जो हुई है वो लंदन में हुई है। बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्री के लोग हों, रिसर्चर्स हों, वो सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है 36th आसियान समिट जो है उसको चेयर कौन कर रहा है? तो किसने इस पर्टिकुलर समिट को, बेसिकली इट वाज अ वर्चुअल समिट, किसने चेयर किया है? क्या मलेशिया ने किया है, इंडोनेशिया ने, वियतनाम ने, जापान ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, तो 36th आसियान समिट हुई है जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसका जो पूरा फोकस था वो पेंडेमिक कोविड-19 के ऊपर था। इसलिए उसका जो थीम था वो भी था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। समिट जो है इसको चेयर करने वाली कंट्री जो है वो है वियतनाम, क्योंकि करंटली चेयरमैनशिप आसियान की वियतनाम के पास ही है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इट वाज अ वर्चुअल समिट जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज, पार्टनर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। जो टॉपिक था वो कोविड-19 था, थीम जो था वो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान था। चेयर करने वाली कंट्री वियतनाम। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान ग्रुपिंग। क्योंकि आसियान की न्यूज़ थी, आपसे पूछा जा सकता है कि आसियान के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। क्या सिंगापुर इसका पार्ट है, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडिया। यहाँ पूछा है कि कौन सा इसका नॉट अ मेंबर, मतलब कौन सा इसका मेंबर नहीं है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आसियान अगर जब पूछा जाए कब बनाई गई थी, सो 1967 में इसको बनाया गया था। कहाँ पर? बैंकॉक के अंदर। इसी वजह से जो डिक्लेरेशन कही जाती है कि किस डिक्लेरेशन के अंदर इसे बनाया गया था, उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन या आसियान डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाउंडिंग फादर्स के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो हम देखेंगे। तो सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस तो इसकी फाउंडिंग कंट्रीज हो गई। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, आसियान मेंबर्स आप देख सकते हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई। अगर आपको इसका कोई निमोनिक मिलता है तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपको तो अच्छे से याद हो ही जाए, दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम रिवीजन की तरफ चलेंगे, इसे 2 मिनट देंगे। तो रिवीजन में देखेंगे, सबसे पहले हमने REDD+ के बारे में देखा था, विच वॉज रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसके अंदर देखा था युगांडा जो है पहली कंट्री बनी है रिजल्ट्स को सबमिट करने के लिए, और मैकेनिज्म डेवलप किसने किया था? UNFC3 ने, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 2005 के अंदर। 3 फेजेस थे इसके, रेडीनेस, इंप्लीमेंटेशन, पेमेंट फॉर रिजल्ट्स। फिर हमने देखा था गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में, उत्तरकाशी में बनाया गया है 1979 के अंदर। जो गौमुख है वो इसके अंदर फॉल करता है, और साथ में ही जो 2 ऐसे पार्क और सेंचुरी हैं, विच इज़ गोविंद नेशनल पार्क एंड अदर वन इज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो इसके एरिया को फॉर्म करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो देखा था क्लीन गंगा के बारे में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वर्ल्ड बैंक ने 5 साल का लोन दिया है इसके ऊपर, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो ओवरऑल इसको देख रही है, 20,000 करोड़ का आउटले है इसके अंदर। देन NMCG जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। हमने कुछ और भी पिलर्स देखे थे कि इसके अंदर एफोरेस्टेशन पे ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस पे ध्यान दिया जाएगा, रिवर सर्फेस को क्लीन किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की मॉनिटरिंग करी जाएगी। फिर हमने कोर सेक्टर के बारे में देखा था, सभी कोर सेक्टर एक्सेप्ट फर्टिलाइजर नीचे आए हैं, और यहाँ पे टेक्सटाइल जो है वो एक कोर सेक्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखी गई वो स्टील और सीमेंट के अंदर देखी गई। फिर हमने देखा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के इंडेक्स के बारे में, 2010-11 इसका बेस ईयर नहीं है, 2011-12 है। NSO इसको पब्लिश करता है, कंपाइल करता है, और बेसिकली जो वॉल्यूम चेंज होती है उसके बारे में इसमें बात करी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल के बारे में, के वेणुगोपाल, 1 साल का टेन्योर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, आर्टिकल 76 के अंदर आते हैं। फिर हमने देखा था कि क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन हमने देखा राजाजी नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ पे जो एशियन एलिफेंट के बारे में हमने बात करी थी, वन गुज्जर्स और जो आपके उत्तराखंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्लैश हुआ था उसके बारे में बात करी थी। साल फॉरेस्ट जो है वो इसके अंदर आते हैं। कोगेक्स 2020 जो थी समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर थी। रिसेंटली माईगोव कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। 36th आसियान समिट के बारे में हमने बात करी थी, वियतनाम ने इसको चेयर किया है, और वर्चुअल समिट को कंडक्ट किया गया है। इसमें हमने मेंबर कंट्रीज़ के बारे में भी देखा था, और इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं थी। हमने वेरियस जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं उनको मैप के ऊपर लोकेट किया था। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पे आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं अपने ऑल इंडिया रैंकिंग को जानने के लिए। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जितना भी आपका स्कोर रहा है। इसके अलावा अगर कोई और प्लेलिस्ट आप देखना चाहें तो उसको भी यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।